यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर अभ्यास पेपर दूसरा रहेगा, ठीक है। अभ्यास पेपर यहाँ पर दूसरा है और यहाँ पर GS1 का पेपर है, राइट, GS1 और दूसरा यहाँ पर अभ्यास पेपर है। इसका पहला पेपर हम लोग यहाँ पर देख चुके थे करीब 11-12 तारीख को, ठीक है। और यहाँ से ये दूसरा पेपर होगा। इसमें यहाँ पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कल पूछे गए हैं। इसमें देखो पहले वाले भी क्वेश्चन अच्छे थे और यहाँ पर ये भी सेकंड वाला भी और से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाले में क्वेश्चन और आगे के अपडेटेड टॉपिक यहाँ पर ऐड किए गए, प्लस अपडेट यहाँ पर करंट अफेयर्स वो भी ऐड की गई इसमें, ठीक है। जैसे कि उसमें थी करीब जनवरी और फरवरी तक थी करंट अफेयर्स, इसमें मार्च लास्ट तक भी करंट ऐड की गई है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के पास किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने की शक्ति होती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग वास्तव में यहाँ पर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्ति रखता है और ये किसी प्रक्रिया की जो किसी दल होते हैं उसमें चुनाव लड़ने और चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड है, राजनीतिक दल जो होते हैं इसको पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों में शासित होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम होता है 1951 RPA 1951 जो होता है उसकी धारा 29 A के तहत यहाँ पर शासित होता है, ना कि 1950 के अधिनियम 1950 का अधिनियम मुख्य रूप से निर्वाचन नामावली जो होता है उसके सीटों का आवंटन से संबंधित होगा। तो ये बात गलत हो जाएगी। ये पॉइंट जो की पॉइंट आ रहे हैं उसको लिखते रहो। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से एक बात इसकी करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य सरकारें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की अपनी राज्य सूची बना सकती हैं और उसे अपडेट कर सकती हैं। क्वेश्चन सेकंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 105वां जो संविधान संशोधन है 2021 के माध्यम से राज्यों की जो अपनी SEBC वो सूची बनाने और उसे बनाए रखने की शक्ति को बहाल कर दिया था और अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वयं अपनी OBC की सूची तैयार कर सकते हैं। पहला करेक्ट है। सेकेंड, भारत के राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद केंद्रीय सूची सेंट्रल जो लिस्ट होती है उसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को निर्दिष्ट कर सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, आर्टिकल 342A के तहत, ठीक है। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है, भारत में संसदीय कार्यवाही जो है उसके बारे में विचार करना है। संसदीय कार्रवाई के अनुसार यदि किसी संसद को लोक महत्व जो होता है उसके ऐसे मामले उठाने होते हैं जो तत्काल अति आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक प्रकृति के होते हैं, उन्हें कैसे उठा सकते हैं? आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो लोग इसमें जो बोला है भारत के संसदीय कार्रवाई के अनुसार यदि किसी संसद को लोक महत्व के ऐसे मामले उठाने हो तो यदि आवश्यक हो तो उन्हें कैसे उठा सकेंगे? आंसर हो जाएगा, उन्हें उठा सकते हैं। एक तो पहला, लोकसभा में अल्प सूचना जो प्रश्न होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि अल्प सूचना पत्र में वे होते हैं जो लोक महत्व के अति आवश्यक मामले पर पूछे जाते हैं और इसके लिए 10 दिन कम का नोटिस दिया जाता है और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। पहली बात करेक्ट है, आपसे बोलेगा कि लिखित रूप में दिया जाता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा वो, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात है, राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से, सेकंड बात गलत है, क्योंकि राज्यसभा में विशेष उल्लेख में उन मामलों के लिए होता है जो लोक महत्व के होते हैं लेकिन उन्हें प्रश्नों पर अन्य प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता है और ये अनिवार्य रूप से तत्काल अत्यावश्यक प्रकृति के प्राथमिक तरीके से नहीं होते हैं। तीसरी बात है, दूसरा गलत होगा। तीसरा, राज्यसभा के ध्यानाकर्षण द्वारा, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव होता है ये इसका उपयोग किसी मंत्री का ध्यान तत्काल महत्व के जो मामले होते हैं उसको आकर्षित करने के लिए किया जाता है और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपलब्ध होता है। आंसर 1-3 करेक्ट है, तो सी। क्वेश्चन 4 है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विचार करना है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति के पद चुनाव आयोजित करने के लिए अधिकृत होता है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों का चुनाव का संचालन और नियंत्रण करने के लिए अधिकृत होता है। सेकेंड बात है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं RO उनकी नियुक्ति भारत के निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति। आमतौर पर लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं। सेकेंड गलत है। तीसरा है,
निर्वाचन मंडल जो होता है, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज के सभी सदस्य जो होते हैं अपनी पसंद के अनुसार मतदान कर सकते हैं और वे किसी भी पार्टी के व्हिप से बंधे नहीं होते हैं। तीसरा करेक्ट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और निर्वाचन मंडल के सदस्य या सांसद अपने जो पसंद के अनुसार यहाँ पर वोट के लिए स्वतंत्र होते हैं और राजनीतिक दलों को द्वारा नहीं जारी जो व्हिप होते हैं उस पर लागू नहीं होता है। आंसर यहाँ से पहला सही, तीसरा सही, दूसरा यहाँ से गलत होगा, तो 2 बातें इसकी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अभिकथन ए, कारण आर। भारतीय संविधान सकारात्मक कार्रवाई और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों जैसे प्रावधान के माध्यम से सामाजिक न्याय को साकार करता है। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान केवल औपचारिक समानता की बात नहीं करता बल्कि यहाँ पर सामाजिक और उसके न्याय के लिए सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षण आदि और डीपीएसपी जैसे अनुच्छेद 38 और 39 के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग के उत्थान को देखने का प्रयास करेगा। पहला सही है। सेकेंड, सामाजिक न्याय के विचार के लिए समानुपातिकता सिद्धांत जो होती है उसके साथ समान व्यवहार की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि सामाजिक न्याय का अर्थ होता है केवल सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं बल्कि यहाँ पर इसमें समानुपातिकता शामिल करना, जिससे अर्थ है कि जो लोग समान स्थिति में नहीं उन्हें उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि वास्तव में समानता प्राप्त हो सके। दोनों करेक्ट है, व्याख्या भी ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 6, मालवाड़ सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में विचार करना है। इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। पहला छठे का स्टेटमेंट यहाँ से, छठे का पहला जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जीएसटेट है ना, जीएसटीएटी जो है माल सेवा और अपीलीकरण जो न्यायाधिकरण है, ये शॉर्ट में बोल रहे हैं इसको, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं करते हैं। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। और वित्त मंत्री जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, न्यायाधिकरण के नहीं होते हैं। जीएसटेट जो है इसके सभी समक्ष अपीलें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में ही दर्ज की जानी चाहिए। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यद्यपि डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान नियम के अनुसार अपीलों को हाइब्रिड मोड, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक दोनों में दायर करने की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से संक्रमणकालीन चरणों में केवल शब्द यहाँ पे तकनीकी रूप से इसका क्या गलत बताता है, ठीक है। सेकेंड बात। तीसरा, जीएसटेट जो है इसको केंद्रीय जो जीएसटी अधिनियम है उसके तहत मुनाफाखोरी विरोधी मामले जो निर्णय लेने या उसकी जांच करने का अधिकार देता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही संशोधन के बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसने स्थान पर अपना जीएसटेट जो है इसको मुनाफाखोरी विरोधी एंटी यहाँ पर जो प्रॉफिटिंग है उसके मामलों में जांच की सुनवाई को लेकर के अधिकार दिया है। आंसर ओनली 3 करेक्ट है, बाकी गलत होंगे। आते क्वेश्चन नंबर 7, ओनली 3 ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, भारत की संसद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, जिसमें संसद को भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 24वां जो संविधान संशोधन था 1971 उसने संसद द्वारा पारित किया गया था कि यहाँ पर अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने की निर्वाध शक्ति मिल सके। सेकेंड बात है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद के पास भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि 1967 का जो 1967 का गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मौलिक अधिकार अद्वितीय मतलब यहाँ पर बोल सकते हो ट्रांसडेंटल है ना, ट्रांसकेडेंटल मतलब अतिद्रीय है, और यहाँ पर संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 7वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है, सरकारी विभाग से संबंधित जो संलग्न कार्यालय हैं, अटैच्ड ऑफिस है, उसके बारे में विचार करना है। वे क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के रूप में या सरकार की नीतियों का विस्तृत कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी के रूप में काम करते हैं। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये देखो परिभाषा जो है ये अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट जो ऑफिस होते हैं उनकी है। ये अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों या नीतियों के विस्तृत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। पहला गलत है। वे तकनीकी जानकारी के भंडार के रूप में
कार्य करते हैं और विभाग उनके द्वारा निपटाए जाने वाले प्रश्नों के तकनीकी पहलू पर सलाह देगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि संलग्न जो कार्यालय होते हैं, अटैच्ड जो ऑफिस होते हैं, ये मुख्य रूप से मंत्रालय विभाग को तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं और उस विषय से संबंधित तकनीकी जानकारी भंडार के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए नागरिक उड्डयन जो महानिदेशालय है, DGCA वो। तो क्या होगा? सेकेंड करेक्ट होगा, पहला गलत है। तीसरा नहीं है, आंसर हो जाएगा करेक्ट है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही पूछा तो दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 के तहत यहाँ पर विशेष रूप से उल्लिखित जो क्षेत्र है उसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किसी संसद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये। एक तो यदि कोई व्यक्ति एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, सही है। उसके बाद यदि कोई जो व्यक्ति है विद्वान या लेखक होगा, ये भी बात सही होगी। और यदि कोई व्यक्ति सामाजिक सेवा संगठन में भी, लेकिन यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति खेलों में योगदान करता है तो क्या होगा? इसके रूप में उल्लिखित मनोनीत नहीं किया जाएगा। ये बात गलत हो जाएगी, सेकेंड वाली। ठीक है, सेकेंड वाली बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसमें खेल जो स्पोर्ट्स है इसका आर्टिकल 83 में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया और सचिन तेंदुलकर जैसे जो खिलाड़ी थे इनको कला आर्ट की व्यापक व्याख्या के तहत नामांकन किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से उल्लिखित श्रेणियों में जो खेल है इसमें शामिल नहीं किया गया खेल को। 1, 3, 4 करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है, यहाँ से 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के इतिहास के संबंध में कौन सा सबसे घटना पहले हुई थी यहाँ से इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है ये कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है ये आपको राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान था 24 जनवरी 1950। ये काफ़ी लेट हो गया है ना। आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पर बोला है भारत के संविधान का पहला मसौदा ये 1948 था, फरवरी 1948। भारत का राष्ट्रगीत जो था, राष्ट्रगीत ये अपनाया गया था, राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को। जो सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले आपको हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज, जुलाई 1947, ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे से क्वेश्चन 11, भू राजस्व और उसकी जो रैयत वाली प्रणाली उसके बारे में संबंध में विचार करना है। पहला बोला है इसने किसानों के व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार जो थे उसको मान्यता दी थी, जिससे उन्हें अपनी जमीन हस्तांतरित करने, बेचने और गिरवी रखने की अनुमति मिली थी। पहला क्या होगा? 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है रैयत वाली प्रणाली को शुरू में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था और बाद में मद्रास तक विस्तारित किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह प्रणाली सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू की गई थी और उसके बाद इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विस्तारित किया गया था। और प्रश्न में उल्टा दे दिया इसने घुमा के। ठीक है, पहला क्या है? करेक्ट है, दूसरा गलत है। राज्य का हिस्सा हमेशा जोत की वास्तविक उपज और प्रचलित बाजार की कीमतों से जुड़ा होता था। तीसरी बात गलत, क्योंकि राज्य का हिस्सा हमेशा वास्तविक उपज पर आधारित नहीं होता था। ये अक्सर भूमि की संभावित उत्पादकता के अनुसार उसके अनुमान पर आधारित होता था, जो बहुत अधिक था, और साथ ही यह बाजार की कीमतों के साथ लचीला नहीं था और जिससे किसानों को उपज बढ़ सकता था। आंसर क्या होगा? 1 करेक्ट है, बाकी गलत होंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पूना पैक्ट के बारे में विचार करना है। देखते हैं, पूना पैक्ट जो है जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय दोनों विधानसभा दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की गई थी। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पूना पैक्ट 1932 में इसके तहत प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्गों के लिए 71 सीटें से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। ठीक है, और केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें आरक्षित की गई थी। तो ये सब बात याद रखना है, पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड है ये बोला कि इसमें लोक सेवा में दलित वर्गों के लिए सदस्यों की नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता में ढील प्रदान की गई थी। ढील नहीं प्रदान की गई थी, क्योंकि पूना पैक्ट जो था इसमें समाज लोक सेवाओं पर नियुक्ति जो थी उसके लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता में ढील का कोई प्रावधान नहीं था। इसमें केवल यह कहना था कि यह कहा गया था कि दलित वर्गों को लोक सेवाओं के उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और बशर्ते निर्धारित योग्यता रखते हुए। सेकेंड गलत है, पहला सही है। तीसरा, पहला सही था, सेकेंड गलत था। ठीक है, तीसरा है इसने हर प्रांत में दलित वर्गों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए शैक्षिक अनुदान पर्याप्त राशि निर्धारित की थी। तीसरी बात करेक्ट है। पैक्ट में यह प्रावधान था कि प्रत्येक प्रांत की शिक्षा अनुदान राशि से एक निश्चित हिस्सा दलित वर्गों की शिक्षा के लिए अलग रखा जाए। ठीक है, 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन 13 है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन के निष्कासन सिद्धांत
का महत्वपूर्ण घटक होम चार्ज था, उसके निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा हिस्सा था। आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये सैन्य ब्रिटिश और नागरिक अधिकारियों को पेंशन, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका घटक था। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों सैन्य नागरिक को दी जाने वाली जो पेंशन और छुट्टी, इसका वेतन इतना बड़ा था, हिस्सा होता था इसमें। सही बात है। ब्रिटेन को निर्यात किए गए भारत में निर्मित माल है उसके लिए भुगतान करना। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि ब्रिटेन के निर्यात किए गए भारतीय माल को भुगतान होम चार्ज का हिस्सा नहीं था। वास्तव में भारत से होने वाला निर्यात धन के निकास के साधन था, क्योंकि यहाँ पर इसमें उसके बदले भारत को उचित आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। सेकेंड करेक्ट है, सेकेंड गलत है, ठीक है। तीसरा, सैन्य और सामाजिक विभागों के लिए इंग्लैंड में की गई स्टोर खरीदारी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत सचिव कार्यालय का खर्च सेना और उसके लिए इंग्लैंड में की गई स्टोर खरीदारी होम चार्जेस में शामिल थी। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर सी। क्वेश्चन 14 14 नंबर है। भगिनी मंडलों द्वारा किया गया यहाँ पर सामाजिक जो प्राथमिक कार्य है उसमें कौन सा था, ठीक है। देखते हैं 14 को। देखो 14 जो है इसमें महिलाओं की शिक्षा और समाज को उनके उत्थान को देकर बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया था। ये बात करेक्ट होगी, क्योंकि जो भगिनी मंडल है इसमें मुख्य रूप से सामाजिक सुधार और महिला के सशक्तिकरण के संगठन था, और इसका उद्देश्य था कि बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ उनको खत्म करना, रोकना, ठीक है, और विधवाओं की स्थिति में सुधार करना और महिलाओं को शिक्षित करना, और ये सामाजिक न्याय के सुधार आंदोलन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा नहीं था। आपसे बोलेगा कि जो भगनी के बारे में कौन सा इसमें से सही बात नहीं है। ऑप्शन देगा इनका उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना, दूसरा दे देगा विधवाओं की स्थिति में सुधार करना, तीसरा महिलाओं को शिक्षित करना, चौथा सामाजिक न्याय में सुधार और आंदोलन को पूर्ण हिस्सा लेना। ऐसे करके देगा, लेकिन यहाँ पर चारों सही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। क्वेश्चन 15। अभी देखो हम लोग ये क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। अभी जैसे कि आज हम लोग यहाँ से करीब 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज आपको 50 क्वेश्चन इसी पेपर से काम देंगे, वर्क देंगे हम, कि 50 क्वेश्चन के जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक आपको पढ़ के आने हैं। ये भी नहीं कि टॉपिक आपको ढूंढना है इसमें से। मैंने पूरे टॉपिक नीचे लिस्ट दे दिए इसके निकाल के, जितने भी क्वेश्चन 50 हैं 50 टॉपिक मैंने लिस्ट पूरी नीचे दी है, वो आप यहाँ से घर से पढ़ के आओगे, ठीक है, रीड करोगे पूरा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में विचार करना है। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तब लॉर्ड लिनलिथ भारत के वाइसराय थे। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तब लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 43 के बीच में भारत के वाइसराय थे। पहला सही है। इसने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों को नामांकित सदस्य शामिल हो गए। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि किस प्रस्ताव में संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित रियासतों द्वारा नामांकित होना था। कथन में सभी को नामांकित बताया गया, इस वजह से यहाँ पर गलत हो जाएगा। डॉक्टर बी अम्बेडकर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आधिकारिक वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ना कि बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के हितों को देखते हुए क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया था। ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से एक बात सही है। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित पर विचार करना है। अभी कथन ए कारण आर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मताधिकार में काफ़ी वृद्धि की, जिससे 1919 के अधिनियम की तुलना मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। पहली बात सही, क्योंकि यहाँ पर 1935 के अधिनियम में वास्तव में मताधिकार जो था उसका विस्तार किया गया था, जहाँ पर 1919 अधिनियम के तहत केवल 3% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार था, वहीं 1935 के अधिनियम में इसे बढ़ाकर लगभग 14% कर दिया गया था। पहली बात एकदम सही है। सेकेंड बात है कारणार्थ मतदान के अधिकार बिना किसी मानदंड जैसे आय, संपत्ति, शैक्षिक योग्यता उसको विस्तारित किया गया था इसमें। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। मतदान के अधिकार अभी भी संपत्ति कर जो अदायगी थी और शैक्षिक योग्यता को करे मानदंड थे उसके आधारित थे। बिना किसी मानदंड में के मतदान का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार केवल स्वतंत्र भारत के संविधान में था। पहला। सेकंड बात गलत हो जाएगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट थी। आंसर क्या होगा? सी, बात सही है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित जानकारी के हिसाब से इनको विचार करना देखते हैं। सिरपुर 17 सिरपुर ये छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल जो अपनी बौद्ध और हिंदू स्थापत्य कला जैसे लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण मंदिर, उस पर प्रसिद्ध है। पहला सही है। जहनपुरा राजस्थान ताम्र प्रसारण के लिए। सेकंड बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख ताम्र प्रसारण स्थलों में से आहड़ और सिंगुल शामिल हैं। जहनपुरा इस संदर्भ में कोई स्थापित स्थल नहीं है। तीसरी बात है बोरामणि मां पाषाणकालीन शमशान स्थल था।
तीसरी बात गलत, क्योंकि बोरामड़ी स्थल महाराष्ट्र सोलापुर में स्थित है, न कि केरल, और ये जहाँ महापाषाणकालीन अवशेष मिले थे, न कि केरल में। सेकंड बात है, चौथी बात है, किलाडी तमिलनाडु संगमकालीन शहरी बस्ती थी। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि किलाडी जो थी ये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित एक काफ़ी बड़ा संगमकालीन बस्ती है। यहाँ की खुदाई से साबित किया गया था कि दक्षिण भारत में इसे जो छठी ईसा पूर्व आसपास एक उन्नत शहर सभ्यता मौजूद थी। 4 और 1 करेक्ट है ना, 4 और 1 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 4 है इसमें ऑप्शन में, हाँ डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर बौद्ध धर्म में संपदाओं की जो विकास है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं 18 को कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन स्थविरवाद परंपरा से संबंधित है। स्थविरवाद जो परंपरा से संबंधित होंगे, आंसर हो जाएगा 18वें का करेक्ट आंसर। एक तो पहला सर्वास्तिवादी, ठीक है, सौत्रांतिक ये भी, और यहाँ से सम्मितीय भी, लोकोत्तरवादी इसमें नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोकोत्तरवादी है वो इसमें जो ये क्या है, ये संप्रदाय महासांघिक परंपरा से निकाले गए थे, ना कि स्थविरवाद से। इनका मानना था कि बुद्ध एक अलौकिक सत्ता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा बाकी सबसे। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 19 निम्नलिखित में से कौन संगम साहित्य में वर्णित एक थल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 19वें का करेक्ट आंसर। एक खेल के जिसमें बहादुरी प्रदर्शन के रूप में बैलों को वश में करना होता था, टाइमिंग ऑफ बुल्स, ठीक है, बी यहाँ से 19 का सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर थल जो है एक आधुनिक नाम जलीकट्टू का है, ठीक है, और इस संगम साहित्य में जैसे कतिलोगाई इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो अभी आज का थुदु वुथल है, यह जो बोल देगा जलीकट्टू जो है, इस संगम साहित्य में किस नाम से इसको जानते थे, तो कली टोगाई है ना, लिख सकते हो आप। तो इसका विस्तृत वर्णन मिलता था संगम काल में, राइट, जहाँ बैल की सींगों के सिक्के और कीमती सामान यहाँ पर पोटली निकालने का प्रयास कर देते थे, और यहाँ पर तमिल संस्कृति में वीरता और वैवाहिक योग्यता का भी प्रतीक मानते थे इसको, ठीक है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है। दीपावली को हाल ही में यूनेस्को की मान्यता अमूर्त सूची में विरासत में शामिल करने की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इस संदर्भ में ऐसी विरासतों को राष्ट्रीय सूची बनाए रखने और अपडेट करने के लिए कौन सा संस्थान नोडल एजेंसी होगा, इसके रूप में काम करेगा। आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर, संगीत नाटक अकेडमी, सी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संगीत नाटक अकादमी जो है ये भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इन्वेंट्री को अपडेट करने के लिए और डोजियर तैयार करने का काम करेगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आरबीआई अपने पुनर्खरीद संचालन के माध्यम से तरलता जो लिक्विडिटी होती है उसको अवशोषित करता है। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि आरबीआई अपने पुनर्खरीद संचालन जो होता है उसके माध्यम से बाजार में तरलता डालता है, ना कि अवशोषित करता है। तरलता को अवशोषित करने के लिए रिवर्स रेपो या एचडीएफ का उपयोग किया जाता है, पहली बात गलत है। सेकंड, आरबीआई ने अपनी तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होती है फैसिलिटी एलएफ, इसके तहत स्थायी जमा सुविधा एचडीएफ को दर को ऊपरी सीमा के रूप में निर्धारित करता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि एलएफ जो होता है कॉरिडोर, ये एचडीएफ को दर निचली सीमा के रूप में काम करती है, जबकि एमएसएफ जो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर ऊपरी सीमा रेट होती है। सेकंड गलत हो जाएगी। तीसरा, मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए आरबीआई ने 4% का ऊपरी मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि भारत मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य था 4%, ठीक है। इसका मतलब है कि ऊपरी जो सहिष्णुता है सीमा, अपर जो टॉलरेंस लिमिट है 6% है, जबकि यहाँ पर मध्य बिंदु को 4% के लक्ष्य तक माना गया है, ठीक है। ऊपरी बिंदु नहीं है 4, ऊपरी कितना होगा 6% तक, ठीक है। अपर टॉलरेंस लिमिट 6% होगी, ये गलत हो जाएगी। तीनों बातें गलत है, आंसर क्या होगा, D21 का करेक्ट आंसर है, कोई सही नहीं है। 22 नंबर है। एक देश के श्रम आंकड़े जो हैं लेबर स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है दिखाते हैं कि उसकी जनसंख्या
100 करोड़ है और इसमें 60 करोड़ व्यक्ति कार्यशील आयु वर्ग के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोला कार्यशील आयु वाली जनसंख्या में कितने में से 36 करोड़ व्यक्ति को या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हैं, जबकि यहाँ पर 30 करोड़ व्यक्ति वर्तमान में कार्यरत हैं। यदि वे देश के बाहर समान मानकों में पालन करें तो उनकी बेरोजगारी दर जो होती है, श्रम दर क्या होगी, LFPR। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर सी, 16.67 और 36% तक। करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, 22 नंबर। ठीक है, मोस्टली लोगों ने छोड़ा होगा इसको। इकोनॉमिक जिनका अच्छा होगा उसने किया होगा क्वेश्चन, जिसने इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा होगा उसका। क्वेश्चन 23 है, कथन 1, कथन 2, इसमें बोला है ATM की अंतर संचालिता, यानी बैंक के दूसरे बैंक का ATM कार्ड स्वीकार करता है सीधे और तकनीकी के रूप से RBI द्वारा की जाती है। फिर से पढ़ते हैं, ATM की अंतर जो संचालिता होती है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक का ATM स्वीकार करना है ना, ये सीधे और तकनीकी रूप से RBI द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी, देखो पहली बात जो 23 है ये एकदम गलत है। ठीक है, क्योंकि ATM जो है इसकी अंतर संचालिता तकनीकी प्रबंधन RBI द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा अपने यहाँ पर नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है इसके माध्यम से किया जाता था। पहला गलत है। सेकंड बात है, भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 जो है उसके तहत RBI भुगतान प्रणाली के नियमन के लिए नामित प्राधिकरण अथॉरिटी होगी। सेकेंड बात करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 यहाँ से सही आंसर है तो D। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। 24 है, निम्नलिखित में से ग्राफ पर विचार करना है जो दिखाता है कि एक राजकोषीय उपाय फिजिकल जो मेजर है ये X भारत के जो GDP है उसके प्रतिशत के रूप में कैसे बदलता है। ग्राफ मान में जो फाइनेंशियल ईयर 19 है और फाइनेंशियल यहाँ पर 25 है, उसके बीच 50 से 60 के आसपास यहाँ पर दिखाया गया है। और X के यहाँ पर राजकोषीय उपाय क्या दर्शाएगा। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर केंद्र सरकार का ऋण और बकाया देनदारियाँ। B करेक्ट आंसर है, B करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब लोच एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है इसके एक बराबर होती है तो आउटपुट वृद्धि हमेशा रोजगार में वृद्धि के बिना होगी। पहला 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि रोजगार लोच होता है ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में 1% विकास को कितने % रोजगार बढ़ाता है, और यदि 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। बिना रोजगार वृद्धि आउटपुट वृद्धि तब होती है जब लोच 0 हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट लिख लो इसका। सेकेंड बात है, मंदी के दौरान रोजगार लोच नकारात्मक हो सकती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि मंदी जो होती है उसके दौरान जो GDP है ये विकास दर नकारात्मक हो सकती है, जबकि यहाँ पर छटने के कारण रोजगार भी गिरता है, और ऐसी विषम स्थितियाँ रोजगार लोच के मान को असमान दाब और नकारात्मक प्रवृत्तियों को रूप में देखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा केवल 2 करेक्ट है, पहला गलत होगा। क्वेश्चन 26 है, यदि एक समष्टि अर्थशास्त्री को समझना या पकड़ना चाहते हैं तो क्या होगा। देखो, तो पहली बात है आपूर्ति जो श्रृंखला होती है, सप्लाई चेन। ठीक है, ये उस औसत मूल्य परिवर्तन को मापता है जो उत्पादक और वस्तु उत्पादन के शुरुआती चरणों में प्राप्त होती है। ये उपभोक्ता स्तर पर पहुंचने वाले से पहले मुद्रास्फीति रुझान को पकड़ लेती है। पहली बात ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है वस्तु सेवाओं को लेकर के। देखो, वस्तु सेवाओं को लेकर के भारत में वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक WP, ठीक है, WP जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें वस्तुओं के कवर करता है, जबकि यहाँ पर PPI वस्तु सेवाओं सर्विस जो होती हैं इन दोनों कीमतों में परिवर्तन को शामिल करता है। दूसरी बात ये हो गई। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से तीसरी बात बोल रहा है कि करों टैक्सेस को छोड़कर कीमतों में बदलाव उसे किस सूचकांक का उपयोग करना चाहिए। तीसरी बात यहाँ से PPI जो होता है ये इसके बीच सबसे बड़ा अंतर होता है कि PPI का अप्रत्यक्ष कर जैसे GST शामिल नहीं होते और ये उत्पादक द्वारा प्रस्तावित वास्तविक कीमत को दर्शाता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उत्पादन मूल्य सूचकांक की, PPI की बात की जा रही है। PPI के बारे में तीनों यहाँ पर पॉइंट आप लिख सकोगे। ठीक है, CPI नहीं, WPI नहीं, ये तो पता था, इन दोनों में था, तो इन दोनों में सी आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 27, जिसकी मैंने डेफिनेशन बताई छोटी छोटी सी, आप नोट कर लो। ठीक है, 27 हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक
जो रिपोर्ट है 2025 जारी की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक इंडिकेटर्स जो है वैश्विक एमपीआई और नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय एमपीआई नेशनल एमपीआई दोनों समान होंगी। आंसर हो जाएगा 27 का। एक तो पोषण न्यूट्रिशन, ठीक है, समान संकेतक के रूप में पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, ठीक है, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, जल, पेयजल, बिजली, आवास, ये सब होगा। तो यहाँ पर इसके 10 संकेतक समान होंगे। तो 1 2 3 4 5 इसके करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर बैंक के खाते और मातृ स्वास्थ्य इसमें नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैश्विक एमपीआई का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर है इसका। आगे थे क्वेश्चन 28 नंबर। मरियाना माजुकाटो जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है, इस किस अवधारणा पर जुड़ा एक व्यक्तित्व है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर। ये उद्यमी राज है। क्या है? उद्यमी राज, राइट। मरियाना माजुकाटो जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक जो है ये द एंटरप्रेन्योरल स्टेट है। उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था और यहाँ पर नवाचार इनोवेशन को केवल यहाँ पर निजी क्षेत्र में संचालित होने को लेकर के तर्क दिया था, और कि इंटरनेट, जीपीएस और टच स्क्रीन जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियां जो है विकास सरकार को वित्त पोषित और अनुसंधान राज्य के रूप में उद्यमी के कारण संभव हो पाएंगी। बी उद्यमी राज्य करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 है। भारत में घरेलू एयरलाइन क्षमता 2014 से 24 के बीच लगभग दोगुनी हो गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर उसके घरेलू बाजारों के बारे में विचार करना है घटते क्रम में। आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट। यहाँ से घटते क्रम में पहला आएगा तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आएगा आपका चाइना, पहला आपका आएगा इंडिया। 3 आंसर हो जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का होगा, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा घरेलू विमानन यहाँ पर बाजार है। उसके बाद यहाँ से चाइना दूसरे स्थान पर आएगा और उसके बाद इंडिया यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू जो विमानन बाजार है। उसके पिछले दशक में भारत की क्षमता का अभूतपूर्व वृद्धि की है, ठीक है, तो यहाँ से। लेकिन अभी भी यहाँ पर आकार में यूएसए और चीन से पीछे है, ठीक है। आपसे बोलेगा आकार में चीन से बड़ा है, तो ये बात ध्यान रखना है। 3 to 1 करेक्ट है आंसर, यहाँ से ए सही आंसर होगा क्वेश्चन 29 का। क्वेश्चन 30 है। हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया, तो इस पर विचार करना है। ये खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत कार्य करता है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि खान सुरक्षा महानिदेशालय खान मंत्रालय के तहत नहीं, बल्कि यहाँ पर यह श्रम और रोजगार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करता है। इसका मुख्य कार्य खानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, सुरक्षा होते हैं, स्वास्थ्य और कल्याण उसको सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। तो क्या होगा? पहला यहाँ से गलत हो जाएगा 30 नंबर का। सेकंड यहाँ से डीजीएमएस देश के खानों में खनिज के सभी जानकारी राष्ट्रीय खनिज सूचना भंडार जो होती है उसके रूप में एकत्रित करने की व्यवस्थित करता है। सेकंड 30 का सेकंड यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो डीजीएमएस होता है ये मुख्य रूप से सुरक्षा मानक तय करता है और खनिजों की जानकारी एकत्र करता है, और भंडार बनाना मुख्य रूप से भारतीय खान जो होते हैं उसके भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसके द्वारा काम किया जाता है। दोनों गलत हैं। तीसरा है इसका मुख्यालय धनबाद झारखंड में स्थित है। तीसरा बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यालय धनबाद झारखंड में स्थित है। 31 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। सामोआ जो द्वीप है ये राष्ट्र ने 30 दिसंबर को पूरी तरह से छोड़ दिया था, यानी कैलेंडर से गैप कर दिया गया था। 31 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सामोआ ने वास्तव में 2011 से में 29 दिसंबर के सीधे बाद 31 दिसंबर को अपनाया था, जिसने 30 दिसंबर को उनके कैलेंडर से गैप हो गया था। पहला सही बात है। सामोआ ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने का निर्णय लिया था। सेकेंड बात करेक्ट, क्योंकि सामोआ पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में था और जिसने यहाँ पर वह समय से पीछे था, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जो व्यापारिक भागीदार थे इसके समय का सामंजस्य बिठाने के लिए उसने आइडियल को पार कर पश्चिम की ओर जाने का फैसला किया था, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक मोटी सी बात समझ सकते हो, जब कोई स्थान से पूर्व से पश्चिम की ओर तिथि रेखा पर पार करता है तो वह एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसी कारण से सामोआ एक दिन 30 दिसंबर छोड़ना पड़ा था। आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 32 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बॉक्साइट, निकल, यूरेनियम, इनमें से सभी सम्मिलित हैं, है ना? कौन बोला है? कितने यहाँ पर सम्मिलित होंगे? आंसर जाएगा 32 का। एक तो पहला करेक्ट है, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। निकल इंडोनेशिया वैश्विक स्तर पर निकल का शीर्ष उत्पादक है। यूरेनियम जो है ये दक्षिण अफ्रीका, गलत होगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है।
आंसर 32 का 2 बातें सही है, बी। क्वेश्चन 33, ध्रुवीय बर्फ पिघलने को लेकर के पोलर आइस बेल्ट है उसके बारे में बहुत भूभौतिकी प्रभाव के बारे में विचार करना है। पहला यहाँ से है, ध्रुवीय क्षेत्रों में निकलने वाला पिघला हुआ पानी गुरुत्वाकर्षण और जो घूर्णी प्रभाव होता है उसके कारण निचले अक्षांशों की ओर पुनर्वितरित होता है। पहला 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, उच्च अक्षांशों से द्रव्यमान का यह पुनर्वितरण दिन की लंबाई में मामूली वृद्धि का कारण बन सकता है। सेकेंड बात यह भी करेक्ट है क्योंकि इसे कोणीय संवेग संरक्षण से समझा जा सकता है। जब द्रव्यमान ध्रुवों से दूर भूमध्य रेखा की ओर जाता है तो पृथ्वी जड़ा तो आघूर्ण बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो जाती है और घूर्णन धीमा होने से मतलब होता है कि दिन की लंबाई में वृद्धि होना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बोलेगा घूर्णन धीमा होगा तो दिन भी लंबाई भी छोटी होगी, ये बात गलत हो जाएगी अगर बोलेगा ऐसा, तो नोट कर लो पॉइंट। अगर घूर्णन धीमा होने का मतलब होता है दिन की लंबाई क्या होगी, वृद्धि होना, लेंथ ऑफ डे में जो बढ़ना। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, सी आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 निम्नलिखित हिमालय जो चोटियां उसके यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएंगे तो यहाँ से आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूर्व से पश्चिम की ओर ही लगा हुआ है। ठीक है, नामचा बरुआ ये अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास तिब्बत में हिमालय का पूर्वी बिंदु माना जाता है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम भारत में नेपाल की सीमा पर स्थित है। धौलागिरी ये मध्य नेपाल में स्थित एक प्रमुख चोटी है। कामेट ये भारत उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो सही से यहाँ पर सब है 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 34 का। 35 है, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के संबंध में विचार करना है। पीएनजी के मुख्य रूप से मीथेन होती है, पीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होती है, जबकि यहाँ पर एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड, पीएनजी हवा से हल्की होती है, जबकि यहाँ पर एलपीजी हवा से भारी होती है। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि पीएनजी हवा से हल्की होती है, लेकिन इसलिए यहाँ पर रिसाव होने पर ये ऊपर उठकर फैल जाती है ना। जबकि यहाँ पर एलपीजी हवा से भारी होती है, जिससे यहाँ पर रिसाव होने पर जमीन की सतह पर ही जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है, आग लग जाती है एलपीजी में, है ना। पीएनजी में आग लगने का खतरा काफ़ी कम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना है जो अधिक खतरनाक है, अभी मैंने बताया आपको, राइट। तीसरा, एलपीजी का प्रति इकाई आयतन जो होता है, यूनिट जो वॉल्यूम होता है, कैलोरी मान, ये कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ये पीएनजी से अधिक होती है। एकदम सही, क्योंकि एलपीजी का कैलोरी मान करीब 90 से 95, ठीक है, 90 से 95 जो इसका mg अपॉन मीटर क्यूब है ना। पीएनजी लगभग 35 से 40 mg अपॉन मीटर क्यूब काफ़ी अधिक होता है, जिसका अर्थ होता है कि एलपीजी अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो मैंने व्याख्या बताई, आप याद कर लो इनको या पॉइंट लिख लो। 35 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 36 आता है, लकडोंग, इरोड और अलेप्पी निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन से संबंधित होंगे, या किस कृषि उत्पादन से जुड़ी प्रसिद्ध किस्में हैं। आंसर 36 का सही आंसर हो जाएगा हल्दी, टर्मरिक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, लकडोंग यहाँ पर मेघालय की प्रसिद्ध हल्दी है। इरोड तमिलनाडु का शहर हल्दी शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और हल्दी को भी यहाँ पर जे मिला था, टैग। अलेप्पी केरल की अलेप्पी हल्दी को अपना उच्च रंग गुणवत्ता के लिए भी यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, तीनों में से हल्दी यहाँ पर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, समताप रेखाओं को मुड़ने को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखो, महासागरीय धाराएं प्रभावित करेंगी, सोचो। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर महासागरीय धाराएं गर्म समताप रेखाओं की ध्रुवों की ओर और ठंडी धाराएं भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती हैं। प्रचलित पवनें जो होती हैं, ये पवनें समुद्र की गर्मी को जमीन पर या उसके विपरीत ले जाती हैं, जिससे क्या होता है, तापमान वितरण प्रभावित होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई बढ़ने के बाद साथ साथ तापमान घटता है, जिससे समताप रेखाएं क्या होती हैं, स्थलाकृति अनुसार मुड़ जाती हैं। तीसरा भी सही है। चौथा, बादलों का आवरण और वायुमंडलीय आर्द्रता, ये बात भी करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से सही हैं। ठीक है, आंसर डी 1 2 3 4। क्वेश्चन 38 है, कौन सी असंबद्धता पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच सीमा को चिन्हित करती है। आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर गुटेनबर्ग सही आंसर होगा। ठीक है, गुटेनबर्ग निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। और जो कॉनराड होता है, कॉनराड आपका ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच होता है। और मोहरोविकिक है ना, मोहरोविकिक जो होता है ये क्या होता है, ये क्रस्ट प्रॉपर्टी को मेंटल के बीच होता है। और लेमैन जो होता है ये बाहरी कोर की आंतरिक कोर के बीच होता है। आंसर यहाँ से बी गुटेनबर्ग होगा। ये सब बारे में आप नोट कर लो पॉइंट। 39 है, निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्रों पर विचार करना है। नॉर्मेडी, ठीक है, नॉर्मेडी और क्या है, देखो नॉर्मेडी होता क्या मैं बताता चलता हूँ। यहाँ से जो नॉर्मेडी है ये उत्तरी फ्रांस में स्थित एक इंग्लिश और चैनल
तट पर स्थित भूमध्यसागरीय क्षेत्र है, इसका हिस्सा नहीं होगा। किसका हिस्सा, देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा पूरा। इनमें से बोला कौन भूमध्यसागरीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है या उसके साथ स्थित नहीं है, तो यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं होगा, कौन सा, नॉर्मैंडी, ठीक है। दूसरा अंडालुसिया। अंडालुसिया क्या होगा, अंडालुसिया ये दक्षिणी स्पेन का एक क्षेत्र है, ये जो भूमध्यसागर के तट पर स्थित है। यहाँ की जलवायु विशिष्ट भूमध्यसागरीय है, ये बात क्या हो जाएगी, बस सही है। साइप्रस क्या होगा, साइप्रस जो है ये भूमध्यसागर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक द्वीप समूह, ये भी बात सही है। तो 2 और 3 सही है, आंसर सी करेक्ट आंसर है 39 का। क्वेश्चन 40 है, विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुसार कृषि सब्सिडी पर और अन्य उपायों को बॉक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया, इस संबंध में कौन सा ऐसा बॉक्स नहीं है। आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर, यहाँ से ये पिंक बॉक्स गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिंक बॉक्स WTO के वर्गीकरण में जैसा कोई आधिकारिक यहाँ पर शब्द नहीं है, ठीक है। एम्बर बॉक्स क्या होता है, ये सब्सिडी व्यापार को विकृत करता है, जैसे MSP खाद्य सब्सिडी है ना। ये ब्लू बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स होगा ये एम्बर बॉक्स जैसा ही है, लेकिन इसमें उत्पादन को सीमित करने की शर्तें जुड़ी होती हैं। और ग्रीन बॉक्स होता है, ये सब्सिडी व्यापार को विकृत नहीं करता है, जैसे अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, इन सबको, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। 40 का आंसर डी। 41 आते हैं। 41 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, जुगाली करने वाले पशुओं के आतंक का किण्वन उष्णकटिबंधीय परिस्थिति तंत्र में दीमकों की गतिविधि, जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और परिवहन के दौरान बकूड़ा उत्सर्जन, भौगोलिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र होते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थों का अवैविक अपघटन। इनमें से क्या बोला है, इसमें बोला है कि इनमें से कौन मीथेन उत्सर्जन प्रमुख स्रोत हैं। मीथेन उत्सर्जन के जो प्रमुख स्रोत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 41 का 1, 2, 3, 4, ये सभी चारों हैं, ठीक है, ये तीनों चारों होंगे। और जो 5वीं बात है, दीमक जो है ना, दीमक इनके पाचन तंत्र में मौजूद सूक्ष्म जीव लकड़ी को पचाते हैं और उसमें समय में मीथेन उत्सर्जित भी करते हैं, ये भी है ना, नोट इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से चारों होंगे, लेकिन जो 5वीं बात है ये बात गलत होगी, सीमेंट निर्माण प्रक्रिया में यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का स्रोत होता है, मीथेन का नहीं होता है। 4 बातें सही है, 1, 2, 3, 4 ये। क्वेश्चन आते हैं अगला 42, निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से किस देशों ने हाल ही में मधुमक्खियों के अस्तित्व फलने फूलने कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व अधिकार को मान्यता दी है। 42 का आंसर हो जाएगा पेरू, बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में पेरू की संसद ने ऐतिहासिक कानून पारित किया जो मधुमक्खियों के कानून प्रतिनिधित्व अधिकार को लेकर के जीवित प्राणियों के रूप में मान्यता देता है। और यहाँ पर न्यूज़ में था ये PIB में, ठीक है। मैंने डेली टारगेट में टॉपिक जो कराता हूँ ना, डेली टारगेट रोज आपको टारगेट मिलता है पढ़ने का, उसमें मैंने आपको टॉपिक दिए थे, राइट। 43, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अपने शिकारियों को भगाने के लिए गंध या रसायन छोड़ते हैं। आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर, यहाँ से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो स्कंक है ना, स्कंक क्या होता है, स्कंक अपनी पूंछ के नीचे स्थित जो ग्रंथियाँ होती है उसमें एक अत्यंत दुर्गंध तरल छोड़ता है, जिससे यहाँ पर शिकारी क्या होते हैं, दूर भागते हैं, इससे पकड़ नहीं सकते उनको। पेंगोलिन भी सही होगा कि पेंगोलिन खतरे की स्थिति में न केवल खुद को एक गेंद की तरह रोल कर लेता है, बल्कि अपनी जो गुदा है उसमें ग्रंथियों को स्कंक की तरह यहाँ पर तीखी गंध वाला रसायन भी छोड़ता है। जेलीफिश भी होगा, है ना, क्योंकि जो जेलीफिश है ये कई जेलीफिश अपनी रक्षा के लिए विषैले रसायन छोड़ती हैं, जिससे यहाँ पर शिकारी क्या होता है, पंगु बन सकते हैं या दूर भाग सकते हैं उससे देखकर। ऑक्टोपस ये खतरे के समय अपनी स्याही छोड़ देता है, जिसमें यहाँ पर जो कई रसायन छोड़ता है, और ये ना केवल शिकारी की दृष्टि को बाधित करता है बल्कि उनकी सूंघने की क्षमता को भी खत्म कर देता है। चारों बातें करेक्ट हैं, आंसर 1, 2, 3, 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 44 है, 44 बोला है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिएशन के बारे में विचार करना। ये सभी प्रकार के जलवायु प्रदूषकों को कम करने के लिए शुरू की गई एक वैश्विक पहल होगी। 44 का पहला क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि CCAC सभी प्रकार के प्रदूषकों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर ये विशेष रूप से अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक जैसे मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर केंद्रित होगा। पहली बात गलत है। इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा होस्ट किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है। ये सरकारों और गैर सरकारी संगठन को स्वैच्छिक साझेदारी बताता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, सी। 45 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन आमतौर पर उच्च तीव्रता वाली वनाग्नि जो होती है उसके प्रति संवेदनशीलता होती है। आंसर हो जाएगा 45 का। एक तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पहला, दूसरा यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं जहाँ ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिर जाती हैं।
और वातावरण काफ़ी शुष्क होता है, जिससे यहाँ पर आग आसानी से पकड़ती है और फैलती है। ये बात सेकंड वाली करेक्ट है। उसके बाद सेकंड के बाद हो जाएगी तीसरी वाली, पर्वतीय शंकुधारी जो वन होते हैं ये भी करेक्ट है, क्योंकि चीड़ के पेड़ों में रेजिन और तारपीन की मात्रा अधिक होती है, जो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और हमारे क्षेत्र में चीड़ जंगलों में आग लगने का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। तो 2-3 करेक्ट है, पहला चौथा गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 45 का सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं 46 है नटबर सारंगी, जो अक्सर समाचारों में देखे जाते थे, अपने किस कार्य के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे? 46 का आंसर हो जाएगा ये जैविक खेती के टिकाऊ कृषि के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और ये ओडिशा के नटवर सारंगी एक प्रसिद्ध गांधीवादी और जैविक खेती के अधिकृत थे। ठीक है, क्या होगा? 46 का बी करेक्ट है। 47 है भारत बर्मा जैसे विविधता हॉटस्पॉट स्थित उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य घने सदाबहार वन और प्रचुर मात्रा में बांस पाए जाते थे। ये बांस सामूहिक रूप से पुष्पन मोतम के लिए जाना था, जो कृंतकों की आबादी में वृद्धि और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का कारण बनता था। ये क्षेत्र क्लाउडेड लेपर्ड और हुला किपन सहित इंडो मलैन जीवों का समर्थन करता था, और रेड सेरो इसका आधिकारिक राज्य पशु है। ये गद्यांश किस राज्य के किस राज्य का सबसे अच्छा यहाँ पर वर्णन कर रहा है? करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा। यहाँ से सोचो क्या होगा? आंसर बी करेक्ट है, मिजोरम। 48 है 48 है मीठे पानी के स्पंज के बारे में विचार करना है। देखते हैं ये क्या होते हैं। वे बहुकोशिकीय परिकोरेट्स होते हैं जो पानी की बड़ी मात्रा को छानते हैं। पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो होगा ये गलत है, क्योंकि स्पंज बहुकोशिकीय जो करेट्स होते हैं ये परिकोरेट्स नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगी बात। ठीक है, परिकोरेट्स के मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया होते हैं। हालांकि ये सही है कि वे पानी में छनकर अलग भोजन अपना प्राप्त करते हैं, थोड़ी सी बात इसकी सही है। सेकंड बात क्या है? वे आर्सेनिक और कैडमियम जैसी जहरीली धातुओं को अवशोषित कर लेते हैं। सेकंड बात सही है, क्योंकि मीठे पानी को स्पंज बायो इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। वे अपने उत्कों आर्सेनिक कैडमियम जैसे भारी धातुओं के अवशोषित करने को संचित कर सकते हैं, जिससे पानी की शुद्धता का पता चल जाता है। ये बात सही है। स्पंज मुख्य रूप से मीठे पानी परिस्थिति तंत्र में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ समुद्र परिस्थिति तंत्र में पाई जाती हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये उल्टा दिया गया। यहाँ पर स्पंज अधिकांश प्रजातियाँ जो होती हैं 98% ये समुद्री मेरिटाइन होती हैं और मीठे पानी में नहीं होती हैं, बहुत कम होती है, ये 2%। 98% आप समुद्री या खारे जल में देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 करेक्ट है, बी। आगे आते क्वेश्चन 49 प्रस्तावित वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल यहाँ पर प्लास्टिक ट्रीटीज के बारे में, ये काफ़ी न्यूज़ में था, पीआईबी में मैंने बताया था डेली टारगेट में। ठीक है, तो देखते हैं अभिकथन क्या है, कारण क्या है। देखो, अभिकथन ने भारत के एक सतर्क रुख अपनाया और अपने वर्तमान स्वरूप को कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि के प्रतिबद्ध नहीं हुआ है। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक लचीले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित दृष्टिकोण का पक्षधर है और उसने प्लास्टिक उत्पादन वैश्विक स्तर पर अनिवार्य सीमा के बारे में आरक्षण व्यक्त किया है। R1 क्या होगा? R1 भी करेक्ट है। R2 एक विकासशील देश के रूप में भारत सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए सबसे प्लास्टिक आधारित विकल्पों को पहुंच प्राथमिकता प्रदान करता है। तीसरी बात गलत है, तीसरी मतलब R2 गलत है, क्योंकि भारत सबसे सस्ते प्लास्टिक विकल्पों की पहुंच को प्राथमिकता नहीं देता है, बल्कि वह सर्कुलर इकोनॉमी और विस्तारित उत्तरदायित्व के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को प्रबंधन पर जोर देता है। भारत ने स्वयं सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ए करेक्ट है, R1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका आंसर होगा। R1 R2 में से कोई एक सही है। कौन सा सही था? R1 सही था, R2 गलत था, और एक की व्याख्या करेगा वो, सी आंसर होगा। क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखेंगे 50 नंबर। 50 क्वेश्चन है UNFCCC COP30 हाल ही में प्रस्तावित ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के बारे में विचार करना है। ये उष्णकटिबंधीय वनों के स्थायी संरक्षण के लिए $125 बिलियन का वैश्विक कोष होगा, जो विकासशील देशों को खड़े वनों में बनाए रखने के लिए पुरस्कृत करता है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये पूरी तरह से निजी व्यक्तियों के संगठनों के फंड से वित्त पोषित होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि केवल निजी फंड से नहीं बल्कि यहाँ पर मुख्य रूप से संप्रभु धन कोष और वैश्विक निवेशक के योगदान पर आधारित होता है। तीसरा,
भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में इस पहल से शामिल हुआ था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारत वर्तमान में इस विशिष्ट वित्तीय सुविधा का औपचारिक सदस्य या पर्यवेक्षक नहीं बना है। हालांकि भारत वैश्विक स्तर पर वन संरक्षण का समर्थन करता है। आंसर क्या हुआ? सिर्फ पहला करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। तो इस टाइप से हम लोग ने 50 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? अभी बचे हम लोग के 51 नंबर से 100 नंबर तक, मतलब 51 से 100 तक क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। हम लोग ने 50 क्वेश्चन यहाँ से कवर किए। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपने किए हैं, है ना, 100 क्वेश्चन है, इसमें से 50 क्वेश्चन कर लिए। तो इसमें से 50 क्वेश्चन के यहाँ पर टॉपिक, क्या क्या टॉपिक इसमें आए, ठीक है, तो मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर बना दी है क्या क्या टॉपिक के इसके हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे यहाँ पर गए हैं इसमें, तो टॉपिक आप पढ़ सकते हो। आज पूरे 1 से 50 टॉपिक आज खत्म करना है आपको, यानी कि आपने क्वेश्चन कर लिया हो गया। ये टॉपिक जाके आपके पूरे 50 टॉपिक हैं। जो क्वेश्चन गलत हुए वो करो सही, और जो सही भी हैं उनको भी आपको थोड़ा जाके देखना है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला तो है राजनीतिक दलों को पंजीकरण, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है, आगे तीसरा है संसदीय कार्रवाई, अल्प सूचना पत्र को लेकर के था, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के था, सामाजिक न्याय, सकारात्मक कार्रवाई, मौलिक सेवा कर अपीलीय अधिकरण, 24वां संविधान संशोधन, गोलकनाथ केस, है ना, और 80-3 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकन, राष्ट्रीय ध्वज, इनको लेकर के ऐतिहासिक घटनाक्रम, रैयतवाड़ी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, पूना पैक्ट क्या था, धन निकासी सिद्धांत क्या था। तो जितने भी यहाँ पर आए पॉइंट, ये सब आपको जाके, ये टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक जाके आपको अपने बुक से, कॉपी से, नोट्स सब पढ़ने हैं। तब आपको आपका ये टेस्ट अच्छा होगा कि चलो ये टेस्ट आपने एक अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर कर ली, है ना। आपने यहाँ से क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन करोगे, आगे टॉपिक अगर नहीं कवर करोगे तो आपसे अगर क्वेश्चन यूपीएससी ने यहीं से पूछा, तो आप क्वेश्चन यूनेस्को के मान लो मूर्त विरासत से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप घुमा देगा आपको। बौद्ध धर्म से लेकर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको घुमा देगा। तो इस वजह से पूरा डीप में जाके आप इसको पढ़ो, 50 टॉपिक को। ठीक है, इस वजह से मैं इसको 50 क्वेश्चन आज करा रहा हूँ, 50 कल कराऊंगा, उसके फिर अगले टॉपिक दूंगा इसी के निकाल के। और ठीक है, तो एंड कर सकते हो यहाँ से इसको। और इसमें अपना जो इसका PDF रहेगा, PDF में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसको आप इसको क्या करोगे, इसमें टॉपिक निकाल करके आप पढ़ोगे इसके। ठीक है, ये टॉपिक का मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। एंड करते हैं इसको। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने जब दिखा भी दिया, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो इनका। एंड करते हैं इसको। ठीक है, और सेकंड पार्ट इसका कल हम लोग करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।